सऊद भाई, यहाँ पे तो बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान के लिए क्या आसानी होगी, ईरान के लिए क्या मुश्किल होगी, या खित्ते के ममालिक के लिए क्या आसानियां या मुश्किलात हो सकती हैं, या इनकी सफबंदी मुस्तकबिल करीब में क्या तरतीब पाएगी। लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि जो इस जंग से कोसों दूर बैठे, जो खित्ते के अंदर ममालिक मौजूद नहीं थे, उनकी आरा हमने बटी हुई देखी, और ज्यादातर वो देखी जो माजी के अंदर इत्तेहादी थे अमेरिका के। उन्होंने इस जंग में अमेरिका की मुखालिफत की और यह कहा कि हम इस जंग के अंदर नहीं कूद सकते। तो यूरोप का मंजरनामा क्या है? 40 दिन यूरोप ने किस तरीके के भुगते हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया मुझे इस पॉडकास्ट में मदऊ करने के लिए। मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे जर्मनी में हम जिस तरह इस पूरे सिनेरियो को डेवलप होते हुए लास्ट 40 डेज से देख रहे हैं, और यूरोप ने इस चीज़ को बहुत इसके ऊपर एक गहरी नज़र भी रखी है। हमने देखा कि यूरोपियन कमीशन के जो हैं वो बयानात, उनके ट्वीट्स इस पे जो है वो पै दर पै आते रहे, और जिस तरह ये सारी डेवलपमेंट्स होती रहीं, उन्होंने अपना एक स्टैंस जो है वो उसके फॉर या अगेंस्ट जिस तरह से डेवलपमेंट्स होती रहीं उस तरह उन्होंने रखा। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा कि यूरोपियन जो कमीशन है और यूरोपियन जो कंट्रीज हैं, उन्होंने पाकिस्तान के किरदार की जो वो मोतरफ रही हैं और उसकी जो तारीफ की है। ओवरऑल वर्ल्ड में हम देखते हैं कि पाकिस्तान का एक बहुत ही पॉजिटिव इमेज इस पूरी जो है वो पीस मेकिंग फैसिलिटेशन जो पाकिस्तान ने प्रोवाइड की है, उस पे बहुत ही एक पॉजिटिव इमेज किया है। मैं यहाँ जर्मनी में म्यूनिख में मुकीम हूँ, और मैंने आज इससे पहले कुछ पाकिस्तान की खबरें यहाँ पे चलती हुई देखी भी हैं, सुनी भी हैं, और लोगों का भी परसेप्शन देखा है, मगर वो कोई इतना ज्यादा या तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड होता है या फिर कोई इतनी ज्यादा पॉजिटिव डेवलपमेंट्स नहीं होती। बट दिस टाइम इस दफा मैंने म्यूनिख की जो नॉर्मल पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ट्रेन्स हैं, उसमें पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज मैंने न्यूज चलते हुए देखी। मैंने यहाँ पे जब लोगों से इंटरेक्ट किया, मुझे जो है बहुत खुशी हुई, क्योंकि लोगों ने पाकिस्तान के किरदार को सराहा। इसी तरह अगर मैं आपसे एक पर्सनल अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, एक प्रोफेसर मेरे यहाँ पे यूनिवर्सिटी में जानने वाले हैं, जर्मन प्रोफेसर, और वो जो है वो इंटरनेशनल मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं। उनकी मुझे कॉल आई और उन्होंने मुझे इस चीज पे कॉन्ग्रेचुलेट किया, और उन्होंने कहा कि वी आर रियली काइंड ऑफ लुकिंग इट इन अ पॉजिटिव वे जो पाकिस्तान रोल प्ले कर रहा है। तो वी एज पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानीज इस चीज पे बहुत ज्यादा खुश हैं कि पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज गया। अब यहाँ पे यूरोप में किस तरह का मंजरनामा क्रिएट होगा, ऑयल प्राइसेस को जिस तरह ग्लोबली एक हिट लगी है और वो जो है वो ऊपर गई है। ये सऊद भाई, ये तो मंजरनामा बाद का है। मैं 40 दिन पूछ रहा हूं कि 40 दिन यूरोप ने किस तरीके के गुजारे हैं। बाद की बात तो फिर उसके बाद करेंगे। सही। 40 दिन में जो है वो इसी तरह इन्होंने साइड्स अपनी लेते रहे हैं, जहां पे इनको लगा है कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि ये अपने जो नेचुरल एलाय है, जो यूएसए, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हमेशा यूरोप, खास तौर पे जर्मनी जो है वो यूएसए की पॉलिसीज को फॉलो करता रहा है। तो इस दफा ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि जब हमने देखा है कि उन्होंने अपने पॉलिसीज से डिट्रैक्ट किया है और उन्होंने एक इंडिपेंडेंट स्टैंस लिया है, जिसमें यूरोपीय जो जर्मन चांसलर हैं वो उन्होंने एक बड़ा सख्त बयान भी दिया कि हम यूएस को जो है वो जो अपना नेचुरल एलाय तो समझते हैं, मगर जो उसकी पॉलिसीज हैं उससे एग्री नहीं करते। इसी तरह और इसी प्रेशर पे यूएस ने इनको ये धमकी भी दी कि हम नेटो को शायद डिसइंटीग्रेट कर दें, और उसके पीछे सिर्फ एक ये वजह नहीं थी, उसके पीछे और भी बहुत सारी, जिस तरह यूक्रेनियन वॉर, ट्रंप जो है वो उसको इतना सपोर्ट नहीं करता जिस तरह यूरोप करता है। इसी तरह एक ग्रीनलैंड का बहुत प्रेसिंग यहाँ पे टॉपिक है कि यूएस कहता है कि हमने ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा करना है, जबकि जो यूरोपियन यूनियन है और नॉर्वे है वो उसको अपना हिस्सा समझता है। तो इस तरह मेरा ख्याल है कि ये 40 दिन जो हैं इनके लिए भी, जिस तरह पूरी एक दुनिया के लिए बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग किस्म के थे, इसी तरह यूरोप में भी हमने बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव इसके देखे, मगर एंड रिजल्टेंट यही निकला कि फर्स्ट टाइम हम ये देख रहे हैं जिसमें फ्रेंच प्रेसिडेंट के भी लेबनान के हक में बयान आ रहे हैं, जर्मन चांसलर, ऑस्ट्रियन चांसलर, इन सब ने इस चीज से सेट असाइड किया अपने आप को, और यूएस का उस तरह साथ नहीं दिया। अच्छा, मेरा एक सवाल बनता है कि जब आप किसी की डिफेंस अम्ब्रेला के अंदर मौजूद हों, जब आप किसी के एलाय हों, जब आपको ये तयक्कुन हो कि हमारे ऊपर जो खर्च हो रहा है या जो हम खर्च कर रहे हैं कि उसकी एक बड़ी जो ब्रैकेट है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जानिब से आती है,
और मुस्तकबिल के अंदर अगर हमें जदीद टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेटेड रहना है तो तब भी हमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ रहना होगा। तो फिर क्या वजह बनी है कि इतना बड़ा पॉलिसी शिफ्ट या फॉरेन पॉलिसी के अंदर इतनी बड़ी तब्दीली हमने देखी है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को स्टेट अवे यूरोपियन कंट्रीज ने ना की, और ना सिर्फ ना की, यह भी कहा कि हम तुम्हें अपने जो अड्डे हैं वो मुहैया नहीं करेंगे, और फिर सिर्फ यही नहीं बल्कि बारहा ये कहा कि तुम लोगों ने हमला किया और ये हमला करके तुम लोगों ने खित्ते को है मुश्किल के अंदर डाला है। तो इतने बड़े पॉलिसी शिफ्ट की वजह क्या है? क्या यूरोप को यह लग रहा है कि उसका मुस्तकबिल जो है वो उसने खुद तय करना है, उसने अखराजात खुद उठाने हैं, उसने दिफाई महाज के ऊपर खुद अलाइनमेंट करनी है, या फिर उसे यह लगता है कि आज आके यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इस पूरे मंजरनामे से निकलने के बाद सोच विचार करके इसी नुक्ते के ऊपर पहुंचेगा कि नहीं, जरूरत नेटो की है, यूरोपियन ममालिक की है, मैंने गलती की थी और मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूं? हाँ जी, बहुत अच्छा सवाल है, ये बहुत पर्टिनेंट सवाल है। जिस तरह आपने बात की कि बेसिकली यूरोप ने इस चीज को रियलाइज किया है कि हम कब तक यूएस के साथ इस तरह एक इंटीग्रेटेड, ऑल्दो एक इंटीग्रेटेड कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स पे तो है नेटो के अम्ब्रेला के अंडर, बट स्टिल वी नीड टू सी कि हमारे व्हाट इज द बेस्ट फॉर आवर हाउस, हमारे घर के लिए क्या चीज सबसे अच्छी है। और यूक्रेनियन वॉर में जितना इन्होंने ऑलरेडी अपने आप को जितना प्लो इन कर दिया है, खास तौर पे विद टर्म्स टू, अगर मैं जर्मनी की बात करूं, इन्होंने अपने आर्सेनल वहां पे भेजे हैं, इन्होंने इकोनॉमिकली उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, फिर बहुत सारे यूक्रेनियन जो रेफ्यूजीज थे उनको इन्होंने बहुत ज्यादा वेलकम किया है। दिस ऑल somehow this depletes the resources of the Europe। और इसी तरह यूरोपियन जब रिसोर्सेज डिप्लीट हुई हैं तो उन्होंने देखा है कि अगर हम एक, हमारा ठीक है एक एलाय है, बट अगर वो एक सरमस्ती के मूड में है तो हमें अपने घर को भी तो देखना है ना, कि हमारा घर, हमारे घर के लिए क्या चीज बेहतर है। इसीलिए इन्होंने अपने आप को उससे डिसएम्बार्क किया है, उससे अपने आप को अलग किया है, और नए जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एक फिनोमेना जो अब राइज कर रहा है, जिसमें एक शिफ्ट हम देख रहे हैं कि वेस्ट की जो पावर्स हैं उनको थोड़ा सा वीकन होते हुए देख रहे हैं, और जो ग्लोबली ईस्ट की जो पावर्स हैं ये थोड़ी सी अपराइज हुई हैं आफ्टर ऑल दिस कॉन्फ्लिक्ट। तो इसी तरह जर्मनी ने बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स है वो जाके इंडिया के साथ किए हैं। इसी तरह इन्होंने अपने एलपीजी के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो पावर प्रोवाइड करते हैं, वो कतर के साथ किए हैं। तो इसका मतलब है कि टोटली रिलायंस जो इनकी पहले 2-3 सिर्फ बड़े ममालिक में थी, जिसमें यूएसए और रशिया था, इन्होंने अपने आप को अब डाइवर्सिफाई करने के लिए जो है वो सोचा भी है और ये कर भी रहे हैं, और इसी तरह ही वर्ल्ड का बैलेंस बेसिकली आगे मेंटेन होगा। लेकिन एक और सवाल ये है कि आप ये देखें कि कतर के साथ अगर एग्रीमेंट्स किए हैं तो कतर का जो प्लांट है जहां से एलपीजी की प्रोडक्शन होती थी वो किस हद तक मुतासिर हुआ है? उससे ये भी था कि यूरोप में सर्दियों में बड़ी मुश्किल हो जाएगी कि 17% अगर किसी की कैपेसिटी कम हो गई है तो उसके एग्रीमेंट्स तो पहले भी बहुत सारे ममालिक के साथ है। वो वहां पे भी अब दुनिया में हर जगह पे आप देखें तो हर चीज की मांग बढ़ रही है। तो अगर उन ममालिक की मांग पहले से बढ़ जाएगी जहां पे सप्लाई हो रही है तो फिर नए एग्रीमेंट्स जो हैं वो पाए तकमील तक कैसे पहुंचेंगे? एग्रीड, बहुत अच्छा सवाल है। इसके लिए इन्होंने अगेन जो इनकी पहले रिलायंस, जिस तरह रशिया से जो एक इनकी नॉर्थ स्ट्रीम के थ्रू इनकी 52 से 53%, अप्रोक्सीमेटली 50% इनके पावर वहां से आ रही थी, और इन्होंने एक सस्टेनेबिलिटी की यहाँ जो ड्राइव शुरू की थी यूरोपियन यूनियन ने, खासतौर पे जर्मनी ने, इन्होंने कहा था कि हम कोल की अपनी एनर्जी प्रोडक्शन, इसी तरह न्यूक्लियर की एनर्जी प्रोडक्शन हम बिल्कुल हाल्ट कर देंगे। मगर उन्होंने इस चीज के लिए अब अपने ये सारे जो मंसूबे हैं, जो कि इन्होंने 2030 तक अपने एक रखा था कि हम CO2 इमिशन को ऑलमोस्ट जो है हम वो ग्रीन हो जाएंगे और बिल्कुल इमिशन फ्री हो जाएंगे, बट इन्होंने ये सारे अपने प्रोजेक्ट्स जो हैं इनको आगे करके अब एक नई डेडलाइन देने से गुरेज किया है, जिसका ये मतलब है कि इन्होंने अपनी सेल्फ रिलायंस के ऊपर इन्होंने दोबारा से गौर किया है, और इसी तरह यहाँ के जितने भी और जो रिसोर्सेज जो इंटरनली ये यूरोप से किसी तरह जो है वो कर सकते हैं, तो जैसा फॉर एग्जांपल पोलैंड से अब इन्होंने जो है वो कुछ एनर्जी के जो है ऑलरेडी एग्रीमेंट्स तो नहीं हुए बट उनपे बातचीत चल रही है। फिर इसी तरह
फ्रांस भी जो है वो ऑल्टरनेटिव्स देख रहा है कि कहाँ से लेके आ सकते हैं। यूके भी, ऑल्दो वो यूरोप का उस तरह पार्ट नहीं है, मगर अब यूके भी इस बारे में सोच रहा है कि हम एनर्जी किस तरह अपने आप के लिए प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो दिस मीन्स कई जगहों पे इन्होंने अपने आप को ग्लोबलाइज किया है, और कई जगहों पे इन्होंने अपने आप को जो है वो सेल्फ सेंट्रिक होके ये देखा है कि हम अपनी रिसोर्सेज को किस तरह मैनेज कर सकते हैं और अपनी रिलायंस दूसरे लोगों पे, खास तौर पे अमेरिका से कैसे हम हटा सकते हैं। अच्छा, क्योंकि हम इस पॉडकास्ट में बिलखुसूस बात यूरोपियन कंट्रीज़ की कर रहे हैं और मगरिब की कर रहे हैं, तो फिर मेरा सवाल ये है कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि इस जंग के बाद जो है नेटो को या फिर अपने उन इत्तेहादियों को मैं सज़ा दूंगा जिन्होंने इस जंग में मेरा साथ नहीं दिया। अब सज़ा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, तो सज़ा से हमें एक आम शख्स के तौर पे तो तासुर यही मिलता है कि सज़ा ये होगी कि अपनी फ़ौज का इनखला करवा लिया जाए, सज़ा ये होगी कि जो पैसा अमेरिका खर्च कर रहा है वो ना करे, सज़ा ये होगी कि उनके साथ बायलैटरल ट्रेड जो होती है उसका खात्मा कर दिया जाए, सज़ा ये होगी कि उनके ऊपर जो टैक्स हैं वो मज़ीद इम्पोज कर दिए जाएं। इसके अलावा और सज़ा क्या हो सकती है कि जंग तो उनके साथ शुरू नहीं हो सकती। तो डोनाल्ड ट्रंप के इस जुमले को यूरोप किस नज़र से देखता है? अज़रहे तफन्नुन देख रहा है, या एक संजीदा इंतबाह के तौर पे देख रहा है, या फिर उसे ये लगता है कि नई मूड स्विंग्स हैं, थोड़े अरसे में चेंज हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं, यहाँ पे ये आज की बात नहीं, जिस दिन से डोनाल्ड ट्रंप की एक हवा चली थी यूएसए के अंदर, और ये इस तरह थोड़ा वाजे होना शुरू हुआ था कि डोनाल्ड ट्रंप अब दोबारा से यूएस के प्रेसिडेंट बनेंगे, तो यूरोप, बिलखसूस जर्मन जो मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, उसमें उसी तरह के मजाहिया कार्टून्स बनना शुरू हो गए थे ट्रंप के ऊपर। सो बेसिकली अगर मैं रोड पे खड़े होकर किसी जर्मन से पूछूं, सब तो नहीं बट एक मेजोरिटी से, तो वो डोनाल्ड ट्रंप को एक एक समझें कि इन अ फनी वे, इन अ लाइट वे ही लेते हैं, रादर देन उसकी जो धमकियां जो उसने यूरोप के लिए खास तौर पे, जो जिस तरह आपने बात की सजा देने की, हाँ, मगर ऑन ग्राउंड अब अगर हम देखें कि वो धमकियां क्या वाकई इन प्रैक्टिस आई हैं कि नहीं आई, कुछ तो आई हैं और कुछ नहीं आई। किस तरह ग्रीनलैंड के मामले में यूरोप का बिल्कुल इसी तरह ही स्टांस था, जैसे वो कि आज अटैक हुआ या कल अटैक हुआ और आके जिस तरह वेनेजुएला प्रेसिडेंट को उठा लिया, इस तरह जाके ग्रीनलैंड पे कैप्चर कर लेगा। मगर उसको ये बात पता है कि ये जो है कोई ऐसे कोई खिता नहीं है, ये यूरोपियन खिता है जिसके पीछे एक दुनिया की बहुत ज्यादा ताकतें जो हैं वो इकट्ठी हुई हैं, इसीलिए उसने इस तरह का कोई अटैक नहीं किया। सेकेंडली एक और चीज, हाँ, जो उसने प्रैक्टिकली जो इम्प्लीमेंट किया है, वो जिस तरह आपने बात की टैक्सेस और टैरिफ्स की, वो जो जो जर्मन मार्केट है, बेसिकली ये जो है वो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इनकी बहुत स्ट्रांग है। यूएस इनकी सबसे बड़ी मार्केट है, आफ्टर यूरोपियन जो कंज्यूमर्स हैं, वो यूएस इनकी सबसे बड़ी मार्केट है, और अब चाइना। तो जो यूएस में जो जितनी भी यहाँ से एक्सपोर्ट हो रही थी, वो आया वो फॉक्सवैगन हो, बीएमडब्ल्यू हो, मर्सिडीज हो, बाकी और भी कोई बड़ी जो यहाँ की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जो कार मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके ऊपर इन्होंने हाई टैरिफ्स जो हैं वो बेसिकली इंप्लीमेंट की हैं, जिस वजह से अब इनकी जो एक्सपोर्ट है, यूएस बेस्ड जो एक्सपोर्ट है, इवन अदर गुड्स की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत कम हुई हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमी ने मेजर हिट लिया है। तो ये कहना कि बिल्कुल कोई असर नहीं होता, तो ये बात भी गलत है। बट हाँ, इस तरह के आके बिल्कुल कॉन्कर कर लेगा, ये भी मेरा ख्याल है कि इनको अंदाजा है कि ये भी कोई इतना आसान नहीं है, खास तौर पे ईरान में जो उसको फिर हिफत का सामना करना पड़ा है। अच्छा, मैं अज़राए तफन्नुन एक बात कर देता हूँ। मैं मेरे मिजाज के मुताबिक तो है नहीं, लेकिन एक ट्रू प्रॉमिस पेज है जो इस वक्त ईरान से ही चलाया जा रहा है, ये इस ऑपरेशन के हवाले से। उस पर मुख्तलिफ पोस्ट जो हैं वो नज़र से गुजरती हैं। एक और पोस्ट है जो बड़ी अहम है, उन्होंने तहरीर किया है कि हमने ये सुन रखा था कि अय्याम मखसूसा जो हैं ये ख़वातीन के लिए होते हैं, लेकिन हमें ये लगता है कि इसके अंदर कोई तब्दीली भी हुई है, ये मर्दों के अंदर भी हो सकते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के हमने मूड स्विंग्स बहुत देख लिए हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप की ये मूड स्विंग्स अमेरिका की साख को, मेगा के प्रोजेक्ट को, अमेरिका के मुस्तकबिल को, उसके रिलेशंस को और उसकी मईशत को किस हद तक नुकसान पहुंचा रहे हैं, और मुस्तकबिल करीब में मिड टर्म इलेक्शन में इसका जो इम्पैक्ट है वो कैसी सूरत में देखने को मिलेगा? बिल्कुल, ये आपने इन लाइटर नोट आपने मेरा ख्याल है बड़ी
आपने या उस ईरानी जरीदे ने बहुत ही एक मायनेखेज बात की है, और वाकई ही हम ऐसे ही देख रहे हैं कि इतना अनप्रिडिक्टेबल, इतना वॉलेटाइल किस्म का शख्स जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी मईशत का और सबसे बड़े एक सुपर पावर का प्रेसिडेंट बना हुआ है। अब हम अगर इसमें बात करें कि इस जो अमेरिका में लोगों की एक राय आमा है, वो हम ये देख रहे हैं कि वो इन पॉलिसी से नाला नजर आते हैं। जब आपका फ्यूल जो है वहां पे $4 पर बैरल चला जाए, जब वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़े, जब वहां पे वो ये देखें कि हमारी एक जो अमेरिका फर्स्ट की जो पॉलिसी थी, इसी तरह हमारी जो एक अमेरिकन ग्रेस जो पूरे वर्ल्ड में जो एक हमने जो है वो कायम की हुई थी, वो ये शख्स हमारी ये सारी चीजों को जो है वो एक एक करके जो है वो बिल्कुल पैरिश कर रहा है। तो ये वहां पे इनको बहुत बड़ा प्रेशर का सामना करना पड़ेगा। इसकी एक और मैं आपको यूरोपियन एग्जांपल देता हूँ। ये कल ही की बात है कि हंगरी एक सिर्फ वाहिद मुल्क है यूरोप के अंदर जिसके जो इंटरेस्ट थे वो अमेरिका के साथ अलाइन थे, और उनका जो लास्ट प्राइम मिनिस्टर ऑर्बन था, वो 5th टर्म अपनी रन कर रहा था, 4 दफा वो ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर है। कल वो अपना इलेक्शन हारा है, और बहुत ही बुरे तरीके से हारा है, क्योंकि उसकी पॉलिसीज जो थी वो टोटली अलाइंड विद ट्रम्प थी। खैर उसके अपने भी कुछ मामला थे जिसमें उसके करप्शन चार्जेस और ये, बट अदर देन दैट जो अब जिसने जो इलेक्शन जीती है पार्टी, और जो उनका जो नॉमिनी था, पीटर उसका नाम है, उसने एक ओवरवेलमिंग 2/3 मेजोरिटी ली है, जिससे ये भी शो होता है कि वाकई ही ट्रम्प की जो पॉलिसीज हैं उनका असर कितना ज्यादा यूरोप ने लिया है, और लोगों ने खास तौर पे जेन जी ने उसके अगेंस्ट वोट किया है। इसी चीज के हम पैरेलल्स जो हैं वो अमेरिका में भी ड्रॉ कर सकते हैं, यूएसए में भी ड्रॉ कर सकते हैं, कि जेन जी इस सब चीजों से बहुत ज्यादा अपने आप को दूर और अपने आप को डिसएम्बार्क समझती है, और डेफिनेटली आने वाले जो मिड टर्म इलेक्शन है इसमें यूएसए इसमें जो है ट्रम्प को बहुत ज्यादा जो है वो डिफिकल्टीज, ही विल बी इन हॉट वाटर्स।